जो आप देखने जा रहे हैं वो बेस जंपिंग के पूरे इतिहास में कभी नहीं देखा गया है, एक बार भी नहीं। 2026 में बेस जंपिंग से होने वाली पहली मौतें लगभग अविश्वसनीय हैं। चरम किनारे पर आपका स्वागत है। जून 2026 को एक छोटा सा समूह मोआब, यूटा से लगभग 30 मील दूर इस दूरस्थ घाटी क्षेत्र में पहुंचा, जिसे मिनरल बॉटम कहते हैं। वे बेस जंप के लिए आए थे, जो इंसान के लिए पक्षी की तरह उड़ने के सबसे करीब है। और उस सुबह उड़ान भरने की तैयारी कर रहे लोगों में से एक थे डैनी जो क्रैगल। डैनी के लिए आसमान नया नहीं था। उनके पास 100 से ज्यादा सोलो स्काई डाइव का अनुभव था। वो जोखिम और पैराशूट को अच्छी तरह समझते थे, लेकिन आप कभी भी ज्यादा सतर्क नहीं हो सकते, खासकर जब आप वही करने जा रहे हों जो डैनी करने वाले थे। तो एक पेशेवर के तौर पर जो अपनी सीमाओं को जानता है, उन्होंने एक और पेशेवर को गाइड के रूप में चुना, जो पैसे देकर मिल सकने वाला सबसे बेहतरीन गाइड था, एंडी लुइस। उस सुबह करीब 8 बजे रेगिस्तान की रोशनी अभी भी नरम थी। घाटी में सुबह की हवा शांत थी। कहीं एरिजोना में डैनी का परिवार, उसके परिवार वाले उसकी भेजी हुई वो सेल्फी देख रहे थे, जिसमें वो मुस्कुरा रहा था और बरसों पुराने अपने लक्ष्य को पूरा करने वाला था। डैनी ने हार्नेस पहन लिया। अगर पिछले ग्राहकों के अनुभवों से अंदाजा लगाएं, तो हमें काफी अच्छी तरह पता चल जाता है कि वो कैसा था। एक आदमी जिसने अपने गाइड एंडी लुइस के साथ छलांग लगाई थी, उसने कहा कि एंडी हर एक हार्नेस के हिस्से को समझाते थे और ये सुनिश्चित करते थे कि हर बकल को अच्छी तरह से जांचा और कसकर बांधा गया हो, इससे पहले कि वो खुद को आखिर में रिग के पीछे से जोड़े। हमेशा की तरह व्यवस्थित ढंग से दोनों आदमी किनारे पहुंचे। डैनी आगे थे, एंडी पीछे, और हार्नेस सिस्टम उनकी छाती और पीठ से जुड़ा था। एंडी की पीठ पर एक पैराशूट था, जिसकी एक्सट्रैक्शन लाइन छलांग लगाने की जगह पर तैयार थी। उनके नीचे 280 फीट नीचे टूटी हुई बलुआ पत्थर की एक ढलान थी, जिसे स्थानीय लोग टैलस कहते थे। फिर उन्होंने छलांग लगाई। उनके पीछे एक्सट्रैक्शन लाइन कसकर खिंच गई। एंडी की पीठ पर रखा कंटेनर फट गया। पैराशूट ठीक समय पर सुबह की हवा में बाहर निकल आया और उस पहले ही सेकंड में डैनी क्रैगल को $999 देकर वो ठीक वही पा रहा था जिसके लिए उसने भुगतान किया था। उसके नीचे से जमीन गायब हो गई और घाटी की दीवारें सुबह की रोशनी में लाल चमकने लगीं। हवा उसके कानों में गूंजने लगी। डैनी को वही रोमांच महसूस हुआ जो पक्षी की तरह उड़ने से मिलता है। ये रोज की बात थी। सब शांत था। हर नजर आने वाले लिहाज से ये पहले की सैकड़ों सुबह जैसी ही एक सुबह थी। उस पल में ऐसा कुछ भी नहीं था जो ये संकेत दे कि ये छलांग एंडी की पिछली 1000 छलांगों से अलग होगी। न कोई तेज हवा, कोई चेतावनी नहीं। डैनी सुरक्षित था। अमेरिका के सबसे अनुभवी बेस जंपरों में से एक उसकी पीठ से बंधा हुआ था। आप शायद उसका नाम ना पहचाने। अगर आपने 2012 में मैडोना का सुपर बाउल हाफ टाइम शो देखा था, आप उसे पहले ही देख चुके हैं, बस आपको पता नहीं था। वो वही सफेद टोगा पहना आदमी था जो 1 इंच की लाइन पर उछल रहा था और कलाबाजियां कर रहा था, जबकि मैडोना उसके पीछे 114 मिलियन लोगों के सामने गा रही थी। ज्यादातर लोगों को नहीं पता था कि वे उस आदमी को देख रहे हैं जो इंसानी शरीर की सहनशीलता की परिभाषा बदल देगा। मंच पर वह आदमी कोई करतब नहीं दिखा रहा था। वह पूरे देश के सामने वही कर रहा था जो वो अपनी पूरी जिंदगी करता आया था। नियंत्रण और तबाही के बीच एक रेखा पर चलना और उसे बिना किसी मेहनत के दिखाना, और यहां तक कि मनोरंजक भी। डैनी किसी कारण से अपनी जान एंडी के भरोसे छोड़ रहा था। इस चट्टान और घाटी से 23 साल पहले, बहुत पहले, जब एंडी ने अपनी पीठ पर पैराशूट भी नहीं बांधा था, वो पहले से ही एक ऐसी चीज के लिए जुनूनी था जो इतनी अजीब थी कि असली खेल नहीं लगती। कल्पना करें कि अंगूठे से बस जरा सी चौड़ी वेबिंग की पट्टी 2 एंकर पॉइंट्स के बीच तनी है, फिर उस पर चलने की कोशिश करना। इसे स्लैक लाइनिंग कहा जाता है, और आप और मेरे लिए बिना गिरे एक एंकर पॉइंट से दूसरे तक पहुंचना ही एक उपलब्धि है। एंडी ने पूछा, अगर आप उस पर ट्रैम्पोलिन की तरह उछले तो क्या होगा? अगर आप खुद को उछालकर बैकफ्लिप कर सकें तो क्या होगा? ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं किया था। 2004 में कैलिफोर्निया के मरीन काउंटी का रहने वाला कॉलेज छात्र एंडी यही कर रहा था। तभी एक क्लाइंबिंग ट्रिप के दौरान उसका कंधा उतर गया। अधिकतर लोग ऐसी चोट के बाद आराम करते हैं। एंडी ने घर के पास रस्सी बांधी और हाथ के ठीक होने के दौरान उस पर चलने लगा। 1 साल में ये उसका शौक बन गया। 2 साल के भीतर ये उसकी पूरी जिंदगी बन गई, और कुछ ही सालों में एंडी ने उस चीज को, जिसे शायद 70 लोग जानते थे, करोड़ों लोगों की पसंद बना दिया, जब उसने 2008 में आयोजित पहली स्लैक लाइन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। फिर एंडी ने इसे और आगे बढ़ाया।
अगर जमीन पर स्लैकलाइन पर चलना मुश्किल था, तो सोचिए अगर इसे घाटी के पार फैला दें, जहां नीचे सैकड़ों फीट हवा हो। मेरा मतलब है, आपको आइंस्टाइन होने की जरूरत नहीं है ये जानने के लिए कि इतनी ऊंचाई पर एक गलती, एक तेज हवा का झोंका या एक गलत कदम और सब खत्म हो सकता है। ज्यादातर लोगों के लिए यह बहुत बड़ा जोखिम है, लेकिन एंडी ज्यादातर लोगों जैसा नहीं था। उसने लास वेगस में कैसीनो टावरों के बीच 480 फीट ऊपर बंधी लाइनों पर मूनवॉक किया। वो यहीं नहीं रुका। इस आदमी ने 4000 फीट की ऊंचाई पर गर्म हवा के गुब्बारों के बीच बंधी लाइनों पर भी चला, और वो भी 100 से ज्यादा बार। हाँ, 100 बार से भी ज्यादा। उसने बिना किसी पट्टे और बिना किसी हार्नेस के हाई लाइन पार की। तो एक गलत कदम जानलेवा ना हो जाए, इसके लिए उसने स्लैक लाइनिंग करते समय बेस पैराशूट पहनना शुरू कर दिया। इसका विचार यह था कि अगर वो फिसल जाए तो वो कूदेगा, पैराशूट खोलेगा और उम्मीद करेगा कि उसके पास पैराशूट खुलने के लिए पर्याप्त जगह हो। उसने इसे बेस लाइनिंग कहा। सच कहूं तो ये जेम्स बॉन्ड फिल्म जैसा लगता है, लेकिन यह तरीका सफल रहा। इससे उसे एक नाम भी मिला, क्योंकि दूसरे पेशेवर जोखिम उठाने वाले, जिनकी मां भी उन्हें पागल समझती हैं, उन्होंने इस आदमी को बिना सुरक्षा केबल सिर्फ पैराशूट के भरोसे चलते देखा और कहा, असली पागल यही है। लोगों ने उसे स्केची एंडी कहना शुरू किया। एक साथी जंपर ने कहा कि उसकी पहचान तंग जगहों में छलांग लगाने और किसी भी दूसरे व्यक्ति की हिम्मत से भी बाद में पैराशूट खोलने वाले की थी। उस उपनाम के बावजूद एंडी के साथ काम करने वालों ने पाया कि वह खेल में सबसे सतर्क और व्यवस्थित लोगों में से एक है। आखिरकार लोग सिर्फ उसके करतब नहीं देख रहे थे, बल्कि पूछने लगे, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? कई सालों तक जवाब अक्सर नहीं ही था। ऐसा क्यों था, समझने के लिए जरूरी है जानना कि बेस जंपिंग क्या है। स्काई डाइवर्स विमान से कूदते हैं, बेस जंपर्स इसके बजाय बस ऊंची चीजों से कूदते हैं। इमारतें, एंटीना टावर, पुल और चट्टानें, यही पूरा खेल है। यह स्काई डाइविंग जैसा ही लगता है, लेकिन हवाई जहाज हटने से कुछ और भी बदल जाता है। समय। एक स्काई डाइवर विमान से इतनी ऊंचाई पर कूदता है कि अगर कुछ गलत हो जाए तो जंपर के पास लगभग कुछ भी ठीक करने का पर्याप्त समय होता है। अगर मुख्य पैराशूट फेल हो जाए तो रिजर्व पैराशूट खोलना चाहिए। बेस जंपर जब चट्टान से कूदता है, उसके पास कुछ सेकंड की उड़ान और सिर्फ एक पैराशूट होता है, क्योंकि दूसरा पैराशूट खोलने की ऊंचाई कम होती है। पैराशूट का सब कुछ सही होना जरूरी है, वरना फेल होते ही सब खत्म। आप समझ सकते हैं कि इसे एक वीकेंड में नहीं सीखा जा सकता। अधिकांश जंपर्स सैकड़ों स्काई डाइव, वर्षों की ट्रेनिंग और शरीर की सही पोजीशनिंग व हवाओं को पढ़ना सीखने में अनगिनत घंटे लगाकर बेस जंप की हिम्मत जुटाते हैं। एंडी ने सोचा, कोई और तरीका हो सकता है। क्या हो अगर लोगों को सीखने में सालों न लगाने पड़े? क्या हो अगर वे किसी और के अनुभव को उधार ले सकें? तो 2018 में उन्होंने बेस जंप मोआब नाम की एक कंपनी शुरू की, जो ठीक उसी विचार के इर्द गिर्द बनाई गई थी। बेस जंपर बनने में सालों लगाने की जगह शुक्रवार को मोआब पहुंचे, शनिवार सुबह एंडी से मिले और कुछ घंटों बाद अमेरिका के सबसे अनुभवी बेस जंपरों में से एक को अपनी पीठ पर बांधकर चट्टान से कूद जाएं। सारा तजुर्बा उसी के पास था। आप सिर्फ सफर का हिस्सा होंगे। ऐसा रोमांच पाएं जिसे आप आने वाली पीढ़ियों को सुना सकें। और इससे पहले कि आप इसे लापरवाही कहें, जान लें कि एंडी देश के उन चुनिंदा लोगों में था जिसे करीब 1000 बेस जंप्स का अनुभव था। 1000। उसने ये हक पाया था कि सैकड़ों अजनबी चंद सेकंड्स के लिए उस पर भरोसा करते और हर बार वो जिंदगी भर की कहानी लेकर जाते। उसकी कंपनी ने 6 से 80 साल से ज्यादा उम्र के क्लाइंट्स लिए थे, जब तक ज्यादातर लोग उसकी उम्र में अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे। एंडी ने पहले ही एक ऐसा करियर बना लिया था जो एक ऐसे खेल से जुड़ा था जो शायद ही अस्तित्व में था। ये ना तो गुप्त था, ना ही अवैध। अधिकारियों ने मई 2026 में उन्हें व्यावसायिक टैंडम बेस जंपर के रूप में अधिकृत किया। एंडी लुइस एक अनुमत, संघीय जांची गई, बेदाग रिकॉर्ड वाली कंपनी चला रहे थे, जो खेल में सबसे सुरक्षित थी। यही चीज डैनी जो क्रैगल ढूंढ रहे थे। और इससे हम उस सुबह लौटते हैं, घाटी में लौटते हैं, उन दो लोगों की ओर जो फ्री फॉल में थे। जब डैनी एंडी को पीठ पर लेकर चट्टान से कूदा, वो अजनबी पर दांव नहीं लगा रहा था। वो शायद खेल के सबसे सुरक्षित दांव पर भरोसा कर रहा था, और एक पल के लिए वो दांव सही साबित हो रहा था। कोई गलती की आशंका नहीं थी। और यही बात अगली घटना को समझना इतना मुश्किल बना देती है। जब डैनी इस अनुभव का आनंद ले रहे थे, उनके ऊपर एक छतरी खिली, जो पहले भी लगभग 1000 बार खिल चुकी थी। अब तक जो भी देख रहा था, उसे यह कूद बाकी कूदों जैसी ही लग रही थी। दोनों गिरते हुए लोगों के ऊपर
कैनोपी के खाने हवा से भरने लगे थे। उसकी डोरियां भार पड़ते ही तन रही थीं। एक सामान्य छलांग में यही वह क्षण होता है जब कपड़ा एक पंख में बदल जाता है और गिरना उड़ान में बदल जाता है। लेकिन इस बार उस परिवर्तन के दौरान कहीं ये रुक गया। कैनोपी बाहर आ गई, लेकिन वह पूरी तरह खुली नहीं। जो भी देख रहा था वो तुम्हें ये नहीं बता सकता था कि किस ठीक पल ये साफ हो गया। शायद वह एक पल के लिए अधूरी सी लटक गई थी। शायद पहली ही हवा भरते समय उसकी बनावट गलत थी। लेकिन किसी एक पल में, उसी सेकंड में एंडी और डैनी के ऊपर जो चीज थी वो एक बनता हुआ पैराशूट रहना बंद हो गई और कुछ और बन गई। सिर्फ कपड़ा जो 2 लोगों को 50 मील प्रति घंटे से भी तेज नीचे ले जा रहा था। और कपड़ा लगभग कुछ भी धीमा नहीं करता। अगर यह सामान्य स्काई डाइव होती लगभग 13,000 फीट ऊंचाई से, तो उनके पास लगभग 1 मिनट फ्री फॉल होता। मुख्य पैराशूट फेल होने पर एंडी उसे अलग करके रिजर्व पैराशूट खोल लेता। लेकिन एंडी और डैनी ने जिस चट्टान से छलांग लगाई वो सिर्फ 280 फीट ऊंची है। उनके पास जमीन पर पहुंचने से पहले 3 या 4 सेकंड थे और वहां उन्हें रोकने वाला कुछ नहीं था। मैंने सोचा एंडी ने उस पल क्या सोचा होगा। ये वही व्यक्ति है जिसका पैराशूट उल्टा खुला और वह चट्टान से टकराया फिर भी बच गया। अगर कोई जिंदा इंसान दम तोड़ती कैनोपी को उसी वक्त सिर्फ महसूस करके पहचान सकता था तो वही था। इसका मतलब है एंडी लुइस को लगभग निश्चित रूप से पता चल रहा था कि कुछ बड़ी गड़बड़ हुई है। उसके पास कुछ करने लायक ऊंचाई नहीं थी। तीसरे सेकंड में कोई पैराशूट नहीं था, कोई रिजर्व नहीं था, और अगर होता भी तो यह बेकार ही रहता। एंडी कुछ भी नहीं कर सकता था। अब जो भी होगा वही होना है। और इसी तरह दोनों आदमी चट्टान के तल की ढीली पथरीली ढलान पर जा गिरे। चट्टान पर एंडी की टीम और दोस्त ये सब देख रहे थे, क्योंकि टैंडम जंप कराने के लिए 2 से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है। किसी को उस किनारे रस्सी पकड़नी होती थी और एंडी हमेशा टीम के साथ कूदता था। उनके लिए पूरा हादसा चट्टान से गिरकर पत्थरों से टकराने तक सब लगभग 5 सेकंड में हुआ, जितना यूट्यूब विज्ञापन स्किप करने में लगता है। उस चट्टान पर खड़े लोगों में से एक थे जिमी पीटरसन, एंडी के 14 साल पुराने बिजनेस पार्टनर और करीबी दोस्त। एक और थे ब्रेंट केन, एंडी के एक दोस्त जो इत्तेफाक से एक ईएमटी और फायर फाइटर के तौर पर काम करते थे। और जब उन्होंने अपने दोस्त को, जो कभी नहीं गिरता था, अपने क्लाइंट के साथ चट्टान से टकराते हुए देखा, उन्होंने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। जिमी पीटरसन अपने दोस्तों के बाद किनारे से नीचे गया, कूदे बिना, बल्कि हाथ पैरों के सहारे तेजी से उतरते हुए, चट्टान से नीचे चढ़ते हुए और फिर उस ढीली टूटी हुई बलुआ पत्थर की ढलान से नीचे उतरते हुए जितनी तेजी से रास्ता इजाजत देता, नीचे पड़े 2 स्थिर शरीरों की ओर बढ़ता गया। लेकिन जब वह उनके पास पहुंचा तो जो उसने देखा, उसने इस सुबह को किसी भी फौरन खत्म हो जाने वाले अंत से कहीं ज्यादा क्रूर बना दिया। ध्यान दें, टैंडम रिग में क्लाइंट हार्नेस के आगे की ओर होता है और पायलट पीछे होता है। इसका मतलब है कि डैनी का शरीर बाहर की ओर था और एंडी का शरीर उसके पीछे था। यह वही सेटअप था जो वो सभी क्लाइंट्स के लिए इस्तेमाल करता था। दोनों ने 50 मील प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से सैंडस्टोन की ढलान पर टक्कर मारी। दोनों ने चट्टानों से एक जैसी टक्कर नहीं खाई। डैनी जो क्रैगल, अपनी पोती के लिए जादूगर, कुछ घंटे पहले परिवार को मुस्कुराती सेल्फी भेजने वाले उस आदमी को ही टक्कर का सारा झटका लगा। उनका तुरंत ही निधन हो गया। एक पल के लिए उनके ऊपर ऊंचाई पर मौजूद उनके दल को जरूर लगा होगा कि उन्होंने दोनों को खो दिया है, लेकिन एंडी लुइस अभी भी जिंदा थे, कम से कम अभी के लिए। गिरने में 5 सेकंड लगे, लेकिन उसके बाद 3 घंटे की पीड़ा थी। इसके बाद जो होना चाहिए था उसे ट्रॉमा डॉक्टर गोल्डन ओवर कहते हैं। आपातकालीन चिकित्सा का एक पुराना नियम है कि गंभीर घायल व्यक्ति की बचने की संभावना तब बढ़ती है जब वह टक्कर के 60 मिनट में ऑपरेशन थिएटर पहुंचे। इसीलिए एम्बुलेंस ट्रैफिक में दौड़ती हैं और मेडिकल हेलीकॉप्टर होते हैं, क्योंकि हर मिनट कीमती होता है। सचमुच गोल्डन। अगर एंडी ने डाउनटाउन सॉल्ट लेक सिटी में उन चट्टानों से टक्कर मारी होती, ट्रॉमा टीम शायद 15 मिनट में पहुंच जाती। अमेरिका के ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में भी शायद ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 मिनट लगते। एंडी का एक्सीडेंट मिनरल बॉटम यूटा में हुआ था। ये अमेरिका के आखिरी असली डेड जोन में से एक है। यहाँ मोबाइल सिग्नल या रेडियो सिग्नल नहीं पहुंचते। उन चट्टानों और बाहरी दुनिया के बीच 30 मील से भी ज्यादा लंबी घाटी की सड़क है। जिमी जैसे ही 2 आदमियों के पास पहुंचा, वे मन ही मन उस भयावह सच को जानते थे। कोई नहीं आ रहा था, क्योंकि किसी को हादसे की जानकारी ही नहीं थी। लेकिन एंडी जिंदा था, कुछ करना था।
क्रू ने नामुमकिन काम दो हिस्सों में बांट दिया। जिमी पीटरसन अपने सबसे अच्छे दोस्त और बाकी लोगों के साथ वहीं रहा और एंडी के लिए वे जितनी भी चिकित्सकीय मदद कर सकते थे करते रहे, जो बहुत ज्यादा नहीं थी। ब्रेनकेन एंडी का दोस्त होने के साथ साथ आपातकालीन चिकित्सा टेक्नीशियन और दमकल कर्मी भी था। उसे पता था कि उस घाटी की जमीन पर कितनी भी फर्स्ट एड दी जाए, वो एक ट्रॉमा सर्जन की जगह नहीं ले सकती। एक प्रशिक्षित मेडिकल प्रोफेशनल जो सबसे कीमती काम कर सकता था वो था तुरंत आपातकालीन मदद ढूंढना। इसलिए वो चालक की सीट पर बैठा और घाटी की सड़क पर तेजी से सभ्यता की ओर चला गया। जब वह गाड़ी चला रहा था, उसकी नजरें सड़क और फोन स्क्रीन के बीच बार बार घूम रही थीं, इंतजार करते हुए, मिन्नतें करते हुए, सिर्फ सिग्नल की बस एक लाइन दिखने की गुहार करते हुए। उस घाटी की तलहटी में बीतता हर सेकंड गोल्डन आवर की घड़ी को लगातार आगे बढ़ा रहा था, चाहे वहां नीचे कोई उसे देख पा रहा था या नहीं। कुछ मिनट की तेज ड्राइविंग के बाद वो पठार पर सिग्नल रेंज में पहुंच गया। केन ने 911 पर कॉल किया। जब ग्रैंड काउंटी के डिस्पैचर ने पहली बार सुना कि उस सुबह मिनरल बॉटम में क्या हुआ था, तो बचाव कार्रवाई कमाल की थी। ग्रैंड काउंटी शेरिफ के डिप्टी घाटी की ओर बढ़े। ग्रैंड काउंटी सर्च एंड रेस्क्यू पर्वतारोहियों की स्वयंसेवी टीम भी सक्रिय हुई। ग्रैंड इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज भी साथ दें। डिस्पैच पर सभी ऊंचाई से गिरने का, खासकर दूर दराज घाटी में, क्या मतलब होता है जानते थे। इसलिए 2 मेडिकल हेलीकॉप्टर, जिनमें उड़ते फिरते गहन चिकित्सा कक्ष थे, सक्रिय किए गए। कागज पर यह बहुत बड़ा बचाव ऑपरेशन है। केन की कॉल जुड़ने के 45 मिनट बाद मदद पहुंच गई और मिनरल बॉटम जैसी जगह के लिए 45 मिनट वाकई बहुत कम समय है। आपातकाल में समय आपकी मदद की कॉल से नहीं गिना जाता। वो समय गिनना तब शुरू करते हैं जब सब गलत हो जाता है। चट्टान से नीचे उतरने और सिग्नल पाने के लिए केन को बाहर तक गाड़ी ले जाने में कीमती समय निकल गया। जब प्रशिक्षित बचावकर्मी आखिरकार उस तक पहुंचे, उसकी जिंदगी का सबसे अहम घंटा गुजर चुका था। फिर भी मेडिकल टीम उस ढलान पर ऑक्सीजन और उन्नत ट्रॉमा उपचार के साथ उसका इलाज करने लगी। जो कुछ भी उनके पास था, उन्होंने सब कुछ किया और एंडी ने भी उनके साथ संघर्ष किया। उसने 3 घंटे तक हार नहीं मानी, पर चोट बहुत ज्यादा थी। सुबह लगभग 11 बजे 14 जून 2026 नीचे की चट्टानों पर, जहां वह सैकड़ों बार कूदा था अपने 14 साल पुराने सबसे अच्छे दोस्त के साथ, एंडी लुइस की मौके पर मौत हुई। वह 39 साल के थे। यह खबर मोआब तक उस समय पहुंच गई थी जब हेलीकॉप्टर अपने पैड पर वापस भी नहीं आए थे। शाम तक यह हर जगह फैल रही थी और हर कोई जिसने ये खबर पढ़ी वही सवाल पूछ रहा था जो आप अभी पूछ रहे हैं। आखिर गलती कहां हुई? इस वीडियो के बनते समय तक कोई आधिकारिक कारण जारी नहीं हुआ है। ना तो जांच पूरी हुई है, ना ही उपकरणों की जांच के कोई निष्कर्ष आए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है और उनकी कंपनी भी चुप हो गई। जांच जारी थी और करीबी लोगों को थोड़ी जगह चाहिए थी। अधिकारियों की चुप्पी पर खेल समझने वाले लोग काम में जुट गए। आपको पता होना चाहिए कि 1981 से बेस जंपिंग समुदाय ने इस खेल में होने वाली हर एक मौत का रिकॉर्ड रखा है और हर एक मौत को जीवित लोग बारीकी से एक एक विवरण के साथ जांचते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वे मौत से मोहित हैं, क्योंकि इसी तरह लोग इस खेल में जिंदा रहते हैं। उन्हें हर मौत का कारण दर्ज करना और समझना होता है और उम्मीद है कि वे इसे फिर से होने से रोक सकते हैं। ये डरावना लग सकता है, लेकिन यही इस खेल की अब तक की एकमात्र सुरक्षा व्यवस्था रही है। कुछ घंटों में व्यवस्था मिनरल बॉटम की ओर मुड़ गई। जंपर्स, जिन्होंने वर्षों इस खेल में समय बिताया और उसी चट्टान से उड़ चुके थे, वे उन 3 सेकंड के हर विवरण को समझने में लगे रहे। कुछ लोगों ने सोचा कि कहीं पैराशूट खुलने की प्रक्रिया में ही तो गड़बड़ी नहीं हो गई थी। कुछ लोगों ने पूछा कि कहीं चट्टान छोड़ने के तुरंत बाद सेकंड के पहले ही हिस्से में कुछ तो नहीं हुआ। अब भी कोई सहमति नहीं है। दशकों का अनुभव और हजारों बार पैराशूट पैक कर चुके लोग भी नहीं कह सकते कि एंडी ने क्या गलती की थी। मुझे वास्तव में लगता है कि यही इस पूरी कहानी का सबसे परेशान करने वाला हिस्सा है। आप उस हादसे से कैसे सीख सकते हैं जो नहीं होना चाहिए था? ये कहानी की अकेली परेशान करने वाली बात नहीं है। जंपर उन 3 सेकंडों को खंगाल रहे थे, तब बाकी लोग आसान सवाल पूछ रहे थे। टैंडम बेस जंप में आखिरी बार लोगों की मौत कब हुई थी? यकीनन इतने घातक खेल में ऐसा पहले भी हुआ होगा। तो उन्होंने दर्ज मौतों की सूची को फिर से देखा, लेकिन उनमें से एक भी टैंडम बेस जंप नहीं था। खेल के इतिहास में ये पहले कभी नहीं हुआ। 14 जून 2026 को आमतौर पर माना जाता है, लेकिन मैं सतर्क रहूंगा क्योंकि कोई आधिकारिक संस्था ऐसे रिकॉर्ड प्रमाणित नहीं करती। यह पहली बार था जब इस घातक हवाई खेल के व्यावसायिक पक्ष में कोई मौत हुई, और वो आदमी जिसने ये रिकॉर्ड तोड़ा वही था जिसने इसे बनाने में किसी भी जीवित व्यक्ति से ज्यादा योगदान दिया था। शायद यही वजह है कि जैसे ही लोग ये पूछने लगे कि क्या हुआ, वे एक और सवाल पूछने लगे, क्या इस तरह की छलांग का अस्तित्व होना ही चाहिए? एंडी लुइस बेस जंप के लिए पैसे देने वाले ग्राहक थे। कुछ लोगों के लिए इससे बहुत कुछ बदल जाता है,
क्योंकि 14 जून से बहुत पहले ही बेस समुदाय को एंडी जो पेश कर रहे थे उससे ही समस्या थी। कुछ लोगों ने तो खास तौर पर टैंडम बेस को दुनिया की सबसे बेवकूफी भरी चीज कहा था, और ऐसा इसलिए नहीं था कि वे एंडी से नफरत करते थे। उनमें से कई तो पुराने समय से उनके साथ उड़ने वाले करीबी दोस्त थे। वे निश्चित रूप से उनका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन उनका मानना था कि बेस जंपिंग का हकदार बनना पड़ता है। उनकी राय में बेस जंपर को सालों तक बुनियादी बातें सीखकर चट्टान की हवाओं में महारत हासिल करनी चाहिए। उन्हें मृत्यु सूची पढ़नी चाहिए और जानना चाहिए कि वे किस में कदम रख रहे हैं। टैंडम यात्री को यह सब नहीं करना पड़ता। डैनी के पास 100 से ज्यादा स्काई डाइव्स थीं, जो बहुत प्रभावशाली है। उसने कभी बेस कैनोपी नहीं उड़ाई थी। शायद उसे उन पलों में गड़बड़ी का अंदाजा नहीं था। उसने छूट पत्र पर हस्ताक्षर किए, $999 दिए और अपनी जिंदगी किसी और के हवाले कर दी। जोखिम को लेकर उसकी पूरी समझ बस इतनी थी कि एंडी ये 1000 बार कर चुका है। लेकिन फिर भी याद रखो, एंडी ये 1000 बार कर चुका है। यह ऑपरेशन लगभग 8 साल तक चला था। केंद्र सरकार ने इसी ऑपरेशन को देखा और अपनी मुहर लगा दी। 6 साल के बच्चे घर सुरक्षित लौटे, 80 साल के लोग सुरक्षित लौटे। कुछ क्लाइंट्स को सिर्फ एक कहानी से बढ़कर कुछ मिला। एक महिला ने लिखा, एंडी के साथ कूदने से मां की मृत्यु के बाद मेरा दिल ठीक करने में मदद मिली और मैं बहुत दुखी थी। और एंडी की अपनी साथी हेली एशबर्न ने उनकी मृत्यु के बाद सबसे साफ तौर पर उनका बचाव किया। उसने कभी नहीं कहा कि खेल सुरक्षित है। बेस जंपिंग में कोई ऐसा दावा नहीं करता। उसने कहा कि हर किसी को जो भी जोखिम वे लेना चाहें उसे लेने का हक है, और एंडी आखिरी सांस तक इसके लिए लड़ता, और उसने ऐसा ही किया। अगर सवाल यह होता कि टैंडम बेस जंपिंग सुरक्षित हो सकती है, तो एंडी लुइस ने करीब 10 साल तक इसका जवाब हाँ में दिया था। लेकिन जून की एक रविवार सुबह यह सुरक्षित नहीं था। एंडी को हर जगह से श्रद्धांजलि मिली। थॉमस ह्यूबर आज के प्रमुख पर्वतारोहियों में से एक हैं। उन्हें हम सब में सबसे जंगली कहा। जिमी पीटरसन, जो उस ढलान से नीचे गए और अंत तक साथ रहे, बहुत दुखी थे। सबसे हैरान करने वाली प्रतिक्रिया उस व्यक्ति के परिवार की थी जिसने अपनी जान एंडी के भरोसे सौंपी थी, क्योंकि हर कोई जानता था कि जब किसी व्यावसायिक संचालन में कोई भुगतान करने वाला ग्राहक मर जाता है तो आगे क्या होता है। वकील आते हैं, मुकदमे शुरू होते हैं, किसी न किसी को दोषी ठहराया जाता है। हम अब इसी तरह के पैटर्न की उम्मीद करने लगे हैं, सिवाय इसके कि यहाँ ऐसा नहीं हुआ। डैनी की पत्नी केली ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वो एंडी को दोषी नहीं मानती। वह जानती थी कि उनके पति ने चट्टान पर कदम रखने से पहले जोखिम स्वीकार किए थे। उनकी नजरों में ये लापरवाही नहीं, सिर्फ एक त्रासदी थी। उन्होंने उस आदमी को खो दिया था जिसके साथ उन्होंने 43 साल बिताए थे। डैनी अपनी 2 बेटियों को छोड़ गए। डैनी 68 साल के थे, एरिज़ोना के एक सफल व्यवसायी थे और उनके जीवन का एक पुराना सपना था। वे अगले एक्सट्रीम स्पोर्ट्स स्टार बनने की कोशिश नहीं कर रहे थे। उनके परिवार ने उन्हें एक ऐसे इंसान के रूप में बताया जिनकी हास्य भावना कमाल की थी और जो जिस भी कमरे में जाते वहां रौनक आ जाती थी। दुनिया में उन्हें सबसे ज्यादा अपनी पोती संग जादू दिखाना पसंद था। लेकिन एंडी के परिवार ने बेटा खोया था, एक दोस्त, एक साथी। उन्होंने अदालत में तीसरी त्रासदी खड़ी करने का कोई मतलब नहीं देखा। मुझे लगता है यह असाधारण उदारता है, क्योंकि जब सब कुछ सही चलता है तो जोखिम स्वीकार करना एक बात है, लेकिन जब जिससे आप प्यार करते हैं वो कभी घर वापस नहीं लौटता, तो उस जोखिम को स्वीकार करना बिल्कुल अलग बात होती है। जंप से कुछ घंटे पहले एंडी ने आखिरी वीडियो पोस्ट किया, लाल चट्टानों वाली घाटी में कलाबाजी लगाते हुए छलांग और आने वाले सीजन के उत्साह में रोप स्विंग आजमाते हुए। उसने ड्रोन ऑपरेटरों को धन्यवाद कहा और इस वाक्य के साथ बात खत्म की। क्या सफर रहा है, और ये तो अभी बस शुरू ही हुआ है। उसे नहीं पता था कि उसका करियर खत्म होने वाला है। एंडी लुइस ने 20 साल तक साबित किया कि कौशल से मौत को टाला जा सकता है, और लगभग 1000 अजनबियों के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी के 3 सेकंड उसके भरोसे छोड़ दिए, उसके कौशल ने वाकई मौत को दूर रखा, हर एक बार सिवाय एक के। ये कहानी लापरवाही की नहीं थी, बल्कि 2 लोगों की थी जिन्होंने सब सही किया, फिर भी वो काफी नहीं था। अगली कहानी में एक शेरपा के टूपर अपने साथी वैज्ञानिक पर्वतारोही को कैमरे में कैद करता है, जो बर्फ की दीवार से शांतिपूर्वक, पूरी तरह नियंत्रण में और हर कदम सही तरीके से नीचे उतर रहा है। फिर वो कैमरा घुमाकर पहाड़ों को फिल्माता है और कुछ सेकंड बाद साथी की ओर करता है। रस्सी वहीं है, आदमी गायब है। इस अगली वीडियो को मिस मत कीजिए।